आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे बिलावल जरदारी को सियासी तरबियत के लिए आपके हवाले किए। उन्होंने ऐलान किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उनके शहादत के उस सालाना जलसे के ख़िताब करते हुए। आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी को आप कोई या उनके बेटे को ऐसी कोई सियासी बात बता सकते हैं कि जिससे पीपल्स पार्टी की सियासी साख बेहतर हो सके? पीपल्स पार्टी की सियासी साख को एक तरफ, मैं कोई उनका तालीक मुकर्रर नहीं हुआ हूँ बिलावल भुट्टो का, ना वो मेरे पास सियासी तरबियत की बात की है और ये ऐलान हुआ हुआ है ना सियासी तरबियत मैं कर रहा हूँ उनकी। मैं उनसे यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुशावरत का अमल जारी रखा करें और सीनियर जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। आपको खदशा है कि ये जारी नहीं रहेगा या नहीं हो रहा है ये मुशावरत का अमल? नहीं, मेरा ख्याल है कोर कमेटी एक बनाई हुई है सदर ने और बड़े, लेकिन सेंट्रल कमेटी या प्रिंसिपल कमेटी ऑपरेशनल नहीं है। सेंट्रल कमेटी हर क्वार्टर मिलती है, यानी हर तीसरे महीने बाद मिलती है, या कोई बड़ा क्राइसिस आए तो उस पर मिलती है। उस पर एक बात कही जा रही है आसिफ अली जरदारी के बारे में और एक नारा भी लगाया जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सब पर भारी आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी। आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी सर्वाइवल टैक्टिक्स के अलावा भी कोई विजन रखते हैं इस मुल्क के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में? देखिए, आसिफ अली जरदारी ने एक बात तो की है, उसने सबको सरप्राइज़ तो किया है। 124 सीटें 342 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीबन 1/3 सीटें थीं। उसके बावजूद ऐसी हुकूमत बनाई है, चारों सूबों में भी हुकूमतें पीपल्स पार्टी की अंसर और इत्तेहाद से बनी थी। एक पंजाब में छोड़ दी, बाकी तीनों सूबों में मौजूद है। ये तो जोड़ तोड़ की क्वालिटीज़ है ना। हाँ, ये फ़न उनके पास है, लेकिन अगर सियासत और सियासत का विजन जो है वो इससे आगे होता है कुछ। अगर आइंदा असेंबली भी इस किस्म की मुंतशर किस्म की हुई तो मेरा ख्याल है उसमें सबसे ज़्यादा कोalition मेकर जो पाए जाएंगे वो आसिफ अली जरदारी ही पाया जाएगा। लेकिन ये बताइए कि लोड शेडिंग का मसला, कानून अमन आमा का मसला और ज़्यादा पाकिस्तान के जो दूसरे मसाइल महंगाई का है, लोग परेशान हैं, ठीक है, इसमें पीपल्स पार्टी क्या कह के वोट मांगे? इंतखाबात आने वाले हैं। देखें, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल आएगी, यकीनन मुश्किल आएगी, और लोड शेडिंग का मामला और महंगाई का मामला, ये मामलात ज़रूर आएंगे पीपल्स पार्टी के सामने। लेकिन अगर आप तज्जिया करें अरिथमेटिक ऑफ इलेक्शंस में, तो उसमें नवाज़ शरीफ और इमरान खान के लिए मुश्किल होगा सिंध में कोई ज़्यादा सीटें लेने, बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी को एक बर्डन ऑफ इनकम्बेंसी होगा। सदर्न पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि जनूबी पंजाब सूबा और जनूबी पंजाब सूबे की बात और इनिशिएटिव लिया। सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में अगर नवाज़ शरीफ और इमरान खान कराते हैं तो उसका पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। अब मैं ज़रा सी बात आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मौजू हल्का सा बदलते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल चल रहा है, आपको मालूम है कितनी एक नाजुक मोड़ से बार बार गुजरता है और साजिशों की बातें होती हैं। कभी मीडिया एक किस्म का हिजानी कैफियत पैदा कर देता है, कभी वाक़यात ऐसे होते हैं, मसलन मेमो गेट से लेकर और दूसरे वाक़यात तक, उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान की सरज़मीन पर हलाक होना, ये सारे वाक़यात आपके सामने हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़ात अब जिस नहज पे चल रहे हैं नेटो की बहाली के बाद, इनके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ़ौज और मजहबी क़ुव्वतों का इत्तेहाद, तारीख़ में तो मजहबी क़ुव्वतें फ़ौज और अमेरिका मुत्तहद होते थे, अब अमेरिका और पाकिस्तान की मजहबी क़ुव्वतें और फ़ौज अलग अलग आमने सामने खड़े हुए हैं। क्या देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में जमहूरी अमल को तेज़ करेंगी, नुकसान पहुँचाएँगी? मेरा ख्याल है जमहूरी अमल को बेहतर इस्तेहकाम पहुँचाएँगी। फ़ौज और मजहबी जमातों का जब भी इल्हाक हुआ है और इत्तेहाद हुआ है, वो चाहे याह्या खान के वक्त में हुआ है, अल-बदर अल-शम्स बनी थी, चाहे ज़ियाउल हक के वक्त में हुआ है जब जमात इस्लामी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के दिन उसकी काबीना में, ज़ियाउल हक की काबीना में बैठी हुई थी, और जब मुशर्रफ और तालिबान का 9/11 से ख़ास कर पहले जितनी देर तक
इत्तेहाद रहा है, उससे नुकसान ही पहुंचा है मुल्क को और जमहूरियत को नुकसान ही पहुंचा है। नहीं, वो तब भी पहुंच सकता है क्योंकि अभी फिर वही दो क़ुव्वतें मुत्तहिद हैं। नहीं, इस वक्त मुत्तहिद नहीं है। फ़ौज और मजहबी क़ुव्वतें इस वक्त मजहबी क़ुव्वतें जो हैं वो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के तहत वो नेटो को सप्लाई नहीं ख़त्म करना चाहते थे रसद। जबकि फ़ौज आपके ख्याल में बहाल कर दी। रसद फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर नेटो को रसद बहाल नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान में रिवायती तौर पर दाएं बाजू की क़ुव्वतें, यानी राइटिस्ट फोर्सेस जिसको हम कहते हैं, फ़ौज और मजहबी क़ुव्वतें हमेशा अमेरिका की हामी समझी गई तारीख़ में। अब कुछ ये नज़र आ रहा है कि दाएं बाजू की क़ुव्वतें, फ़ौज और मजहबी क़ुव्वतें अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं, जबकि उसके बरक्स बाएं बाजू की क़ुव्वतें जो अमेरिका मुखालिफ समझी जाती थी वो लगता है कि शायद अमेरिका की इत्तेहादी लग रही हैं। अब ये जो नया एक पैराडाइम या एक मॉडल बन रहा है पाकिस्तानी सियासत का, ऐसा इसमें कुछ आपको नज़र आ रहा है कि बाएं बाजू दोबारा से वो अपनी टेरिटरी जो कि एक एंटी इंपीरियलिज्म के सूरत में सामने थी उसको हासिल कर सकेगा, या अब वो पैराडाइम बदल चुका है? देखें, बाएं बाजू की जो टेरिटरी थी वो थी, स्पेस थी एंटी इंपीरियलिज्म, कॉलोनियल दौर में एंड पोस्ट कॉलोनियल दौर में एंटी इंपीरियलिज्म। इसके लिए ये समझना कि वो बाएं बाजू या हम लोग ये कोई टेरिटरी प्रो अमेरिका पॉलिसीज़ को अपना के विन कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक आज कन्फ्यूजन ज़रूर आई है। अब मजहबी ताकतें उनके साथ मुल्क हैं और उनके साथ इलाक़ किए हुए हैं, उनके साथ सपोर्ट करती हैं उनको, जो कि पाकिस्तानियों को मुसलमानों को लिटा के बांध के छुरी चाकू से ज़बह कर रहे हैं, जो कि बच्चियों के, औरतों के, लड़कियों के स्कूलों को बमों से उड़ा रहे हैं, जो कि बच्चों के स्कूलों में जिनमें अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स या